गाइस फाइनली हमें उस गद्दार के बारे में मालूम पड़ चुका है जो कि और कोई नहीं बल्कि कांजीरो है और 3 विशालकाय बीस्ट सोल्जर्स के शिप भी समुद्र में उतर चुके हैं। और तभी थाउजेंड सनी यहाँ पर आ जाती है जिसपे कि स्ट्रॉ हैट, यूस्टास किड और ट्रैफल्गर लॉ तीनों सवार होते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और तीनों एक साथ धावा बोलकर तीनों शिप्स को उड़ा देते हैं और जो आखिरी शिप बची होती है क्यूशिरो फैमिली आते साथ ही उसे भी तबाह कर देती है। किनेमोन और बाकी सभी को यकीन नहीं होता है कि ये ओरोची का पालतू काइडो की शिप्स को तबाह क्यों कर रहा है। आशरा दोजी सभी को वार्न करता है, इससे केयरफुल रहना, इस पर भरोसा करने की गलती मत करना। क्यूशिरो आगे आता है, मुझे फ्लावर कैपिटल का याकुजा कहा जाता है और ज्यादातर लोग मुझे नैपिंग क्यूशिरो के नाम से जानते हैं। हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसमें 200 से ज्यादा मेंबर्स हैं और हम सभी लोग आपकी इस रेड में हिस्सा बनकर काइडो और ओरोची को धराशायी करना चाहते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता ये बंदा इनका साथ क्यों दे रहा है। तुम ओरोची के पालतू हो तो आखिर तुम उसके खिलाफ कैसे जा सकते हो? हाँ, दरअसल मैं किन्सान को बहुत पहले से जानता हूँ। किन्सान यानी कि किनेमोन। किन्सान, क्या आपको वो इंसिडेंट याद नहीं? वही माउंटेन बोर वाला इंसिडेंट जो कि 40 साल पहले हुआ था। सभी को आज तक यही लगता आया है कि वो जो माउंटेन बोर है वो यहाँ पर ओडिन सामा की वजह से आया था, लेकिन सिर्फ कुछ चंद लोग ही हैं जिन्हें इसके बारे में मालूम है। ये असल में किन्सान, आपने तो उस माउंटेन बोर के बेबी को चुरा लिया था। आप तो उसे बेचना चाहते थे, जिसके चलते ही उसकी माँ गुस्से में आ गई और उसने कैपिटल पर इतना खतरनाक हमला कर दिया। किनेमोन जैसे ही इस इंसिडेंट को सुनता है तो इसके होश उड़ जाते हैं। सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हैं जिन्हें कि इसके बारे में मालूम है। उनमें से एक थे ओडिन सामा, दूसरा था डेंजिरो। और किनेमोन समझ जाता है कि ये डेंजिरो है। तुम डेंजिरो हो ना? और सभी लोग ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि ये डेंजिरो है भाई, इन सभी का पुराना साथी। हाँ दोस्तों, मैं कज़नाइन का मेंबर डेंजिरो। माहौल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और डेंजिरो बताने लगता है कि मैं ही जानता हूँ मैंने खुद को कितना ज्यादा कंट्रोल किया। जब मुझे पता चला कि मेरे सभी दोस्त वापस आ चुके हैं तो मैं भी तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम है हमारे बीच कोई गद्दार है और इसका पता लगाने के लिए ही मैंने दुश्मन बनकर रहना ही ठीक समझा और मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। और किनेमोन की तारीफ करते हुए कहता है कि वैसे इंसान, मैं आपकी जितनी ज्यादा तारीफ करूं उतनी कम है। आपने वो जो सिंबल बनाया था वो कमाल का था। सच में उसे कोई भी देखेगा तो इसके बारे में पता ही नहीं लगा पाएगा जब तक उसे वानो के सभी रीजन्स के बारे में ना मालूम हो। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मैं आपके प्लान से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड भी था, लेकिन फिर हमारा प्लान पकड़ा जाता है और याशु दोनों सर के उस मैप ने हमें बचा लिया और उस मैप के साथ छेड़छाड़ की और उसे सिर्फ हम लोग ही समझ सकते थे। इसी के चलते आपने अपनी प्लानिंग को बदल दिया है ना? असल में जो याशु दोनों है उसने तो पोर्ट की लोकेशन को हाबू की जगह हाटो लिखा था और हमें हाटो पोर्ट से ही रवाना होने के लिए कहा था, लेकिन आपने समझ लिया था कि हमारे बीच कोई जासूस है, इसलिए आपने सभी को हाबू पोर्ट के बारे में कहा। पर किनेमोन जानता है कि इसने कोई भी प्लानिंग नहीं की थी, ये तो सरासर बस इसकी गलती थी। उसने वाकई में हाबू पोर्ट ही समझा था। अब यहाँ पर अकाज़नाइन के जो बाकी के मेंबर्स थे किनेमोन को घूरने लगते हैं और बोलते हैं कि अब जरा बोल के दिखा भाई, ये सब तेरी ही प्लानिंग थी। हाँ किनेमोन के बच्चे, गलती कर दी तूने। पर फिलहाल कोई भी किनेमोन को ज्यादा गालियां नहीं देता है क्योंकि इसकी इतनी बड़ी गलती ने इन सभी को इतनी बड़ी ट्रेजेडी से बचा लिया था। और डेंजिरो बताने लगता है कि मैं जानता हूँ कि आपने पहले ही इस बात का अंदाजा लगा लिया होगा और मैंने भी अपनी सारी तैयारियां हाटो पोर्ट में कर रखी थी और मैं सभी के सभी सोल्जर्स को लेकर स्केड्यूल से पहले ही वहाँ से निकल गया था। और तभी मैदान में एक एक करके इनकी पूरी की पूरी फौज उतरने लगती है और डेंजिरो बताने लगता है कि मुझे 1200 मेंबर्स और मिले थे जिन्हें की कैद करके रखा हुआ था ओरोची ने, और अब हमारे पास टोटल 5400 मेंबर्स हो चुके हैं। और सभी लोग किनेमोन को लीड करने के लिए कहते हैं और किनेमोन भी जोश में आ जाता है। आज हम लोग काइडो और ओरोची को वानो से हमेशा के लिए खदेड़ देंगे। और टांजीरो अपने प्लान को चौपट होता हुआ देखकर मोमो को पकड़ता है, पेंटिंग बनाकर यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है पर कावामात्सु इस पर अटैक कर देता है। और इस दौरान जब सभी लोग ये देखते हैं कि कांजीरो अपने सीधे हाथ से इतनी कमाल की पेंटिंग करता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और कांजीरो बताता है कि हाँ, मैं अपने राइट हैंड से बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकता हूँ और तुम्हारे सामने मैं जो ड्राइंग करता था वो तो उल्टे हाथ से करता था जानबूझकर। और मोमो को पकड़ता है और इन सभी को चकमा देते हुए यहाँ से भाग जाता है और जाते हुए कावामात्सु से कहता है कि अगली बारी ह्योरी की है और मैं जानता हूँ कि ह्योरी इस वक्त कहाँ पर है। और कांजीरो जो कि मोमो को इस वक्त किडनैप करके ले जा रहा था, ये देखकर सभी लोग पैनिक कर जाते हैं और कांजीरो के द्वारा बनाए गए 2 स्नेक्स शिनोबु को जकड़ लेते हैं। पर तभी कावामात्सु इसकी जान बचा लेता है और लूफी को भी सारी बात चॉपर के जरिए पता चल जाती है और लूफी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसॉप अपने ग्रीन स्टार फ्लावर शुरिकेन से हमला करता है। पर सांजी ऑलरेडी कांजीरो के पास पहुंच चुका था और इस पर लात मारकर मोमो को छुड़ाने की कोशिश करता है और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और कांजीरो यहाँ पर अपने पेंट ब्रश के जरिए से एक जोरदार हमला सीधा सांजी पर कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से कांजीरो हवा में और भी दूर चला जाता है और अपने बालों का यूज करके एक टेक्निक का यूज करता है और कुछ ब्लैक कलर के मिस्टीरियस से क्लाउड्स बनने लगते हैं। और किनेमोन सांजी को रोकता है। सांजी रुक जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कांजीरो भी कोई अपनी एडवांस्ड टेक्निक का यूज कर रहा है। वैसे भी आज तक ये बस हमारे आंखों में धूल ही झोंकता आ रहा है। इससे पहले कि सांजी कुछ कर पाता, यहाँ पर ये जो इंक के जरिए से ब्लैक क्लाउड्स बने थे, जब इन पे बारिश की बूंदें गिरती हैं तो ये किसी शार्प ऑब्जेक्ट की तरह बन जाती हैं, बिल्कुल किसी नुकीली कील की तरह। और सभी पर नुकीली कीलों की बरसात होने लगती है जिसकी वजह से इनकी शिप को भी डैमेज आता है और काफी सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं और कुछ कीलें नामी को भी लगने वाली थी पर सांजी आकर इसकी जान बचा लेता है। सांजी हमारा जेंटलमैन और मोमो कांजीरो
कांजिरो से भीख मांगता है। प्लीज ऐसा मत करो, सभी की जान खतरे में आ जाएगी, वो लोग मारे जाएंगे, प्लीज ऐसा मत करो। ये सुनकर कांजिरो हंसता है और बोलता है कि यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मारे जाओ और मैं साबित कर दूंगा कि बीते 20 सालों से तुम्हारी फैमिली और यहाँ के लोगों ने बस एक झूठी उम्मीद को पालकर रखा हुआ था कि 20 साल बाद हम हीरोज बनकर आएंगे और सभी को बचा लेंगे, पर कोई भी किसी को नहीं बचा पाएगा, तुम सबके सब मारे जाओगे। और सबसे ज्यादा फनी बात यह है कि इन सभी का लीडर तुम्हारे जैसा एक डरपोक बच्चा है जिसे की ऊंचाई से डर लगता है। सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को बचाने के लिए और मोमो हिम्मत जुटाता है। कांजिरो इसकी बात नहीं सुनता और पलटकर सभी लोगों से कहने लगता है, सभी लोग मेरी बात को गौर से सुनो, मैं कोज़ोकी मोमोनोसुके हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी फिक्र करना बंद करो, तुम सभी लोग मुझे छुड़वाने मत आओ, तुम सभी लोग आगे बढ़ो, काइडो और ओरोची इन दोनों को हरा दो, जिसके बाद वानो को आजाद कर लो। मेरी फिक्र मत करना क्योंकि मैं यही चाहता हूँ और मैं जैसे न तैसे करके सरवाइव कर ही जाऊंगा। और 8 साल का मोमो जब ये सारी बातें करता है तो सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और लूफी को मोमो की ये बहादुरी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। क्या बात है मोमो, मैं तो सोचता था कि तुम बस एक डरपोक बच्चे हो, पर आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। क्या बात है छाग्या गुरु, और हाँ तुमने जो मुझसे कहा है ना उस पर कायम रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हर हालत में सर्वाइव करना क्योंकि मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है ना। और लूफी की बात सुनकर मोमो रोने लगता है। अब सभी लोग ओनिगाशिमा की तरफ आगे बढ़ते हैं काइडो को जान से मारने के लिए और फ्रैंकी सभी को इन्फॉर्म करता है। देवियों ते सज्जनों, साढ़े सामने एक बहुत बड़ी शिप है। और ये एनिमी शिप बाकी की छोटी छोटी शिप्स को टारगेट कर देती है और देखते ही देखते 4 से 5 जो छोटी छोटी शिप्स होती हैं उन सभी को पानी में डुबो देते हैं। ये देखकर सभी लोग पैनिक कर जाते हैं, पर प्रॉब्लम ये थी कि शिप काफी ज्यादा आगे थी इनसे और किनेमोन और बाकी सभी लोग कहने लगते हैं, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना ओनिगाशिमा पहुंचने से पहले ही हमारा खेल खत्म हो जाएगा। कि तभी पानी के अंदर एक मिस्टीरियस सा क्रीचर होता है जो कि तेजी से इसी शिप की तरफ आगे बढ़ रहा था। क्योजिन, कराटे, स्पीयर वेल। और पानी के अंदर से स्पीयर जैसी एक वेव बाहर निकलती है जो कि सीधा इस शिप से जाकर टकराती है, जिसके चलते इस शिप पर एक बहुत बड़ा सा छेद हो जाता है और अगले ही पल दोबारा से हमला करता है और इस अटैक से पूरी शिप तबाह हो जाती है। और सभी लोग समझ जाते हैं, जी हाँ गाइस आपने सही सोचा। इन सभी को जिम्बे की आवाज सुनाई देती है और जिम्बे पानी से बाहर आ जाता है। तुम सभी लोग मेरी बात को गौर से सुनो, मेरा नाम जिम्बे है जो कि पानी की गहराइयों के अंदर मौजूद रियोको किंगडम के अंदर पैदा हुआ था और मुझे सभी लोग फर्स्ट सन ऑफ द सी के नाम से भी जानते हैं। मैंने बचपन से लेकर आज तक अपने सीनियर्स को बहुत ही ज्यादा परेशान किया है और जब से होश संभाला है तब से मैं पायरेट की लाइफ जीता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन आज मैं आप सभी की गैर मौजूदगी में स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ और स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के अंडर ही आज से मैं अपने पायरेट जर्नी की शुरुआत करूंगा। और सभी लोग जिम्बे को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और जब लॉ और किड को पता चलता है कि जिम्बे, जिसे फर्स्ट सन ऑफ द सी भी कहा जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग पायरेट लूफी को ज्वाइन कर रहा है, इन सभी के होश उड़ चुके थे और लूफी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है और इसे गले से लगा लेता है। जिम्बे यार तुम्हें बहुत मिस किया, क्या हाल है? मैंने तुमसे कहा था ना लूफी, मैं सही सलामत और जिंदा वापस आऊंगा। देखो मैंने अपना वादा पूरा किया। और जिम्बे सनी पर आ जाता है जहाँ पर सभी लोग इसका वेलकम करते हैं और काफी अच्छे से इसका स्वागत किया जाता है और जिम्बे सभी से माफी भी मांगता है। माफ करना, मुझे होने में थोड़ी सी देर हो गई। और नामी और चॉपर बताने लगते हैं कि जिम्बे कितना ज्यादा बढ़िया शिप चलाता है। हाँ जी पाजी, मैं शिप बनाईता है और एक माहिर शिप को चलाने वाला ही ट्रू पोटेंशियल नु बाहर काट सकता है। शाबाश जिम्बे पाजी, शाबाश गब्बर जवाना। और जिम्बे शिप की कमान को संभाल लेता है और सभी लोग दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। और अब सभी लोग डिसाइड करते हैं क्योंकि अब जिम्बे वापस आ चुका है तो पार्टी वार्टी तो करनी ही चाहिए भाई। पर शिप में साके होता नहीं। जोरो, सांजी, लूफी इन तीनों को एक डायरेक्शन से काफी अच्छी खुशबू आती है और ये लोग उस डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर किनेमोन बेचारा गला फाड़ फाड़ कर इन सभी को अपनी तरफ बुला रहा था क्योंकि इन्हें कुछ प्लानिंग करनी थी। पर ये सब लोग तो अपनी ही भाई मस्ती में हैं, चालो वॉर कर लो। तभी लॉ किनेमोन के पास आ जाता है। चलो अच्छा हुआ वो यहाँ पर नहीं आया, वैसे भी वो कौन सा हमारी बातों को सुनकर प्लान को फॉलो करने वाला था। तभी सिसिलियन भी यहाँ पर आ जाता है जो कि अभी मिंग ट्राइब को लीड कर रहा है क्योंकि ड्यूक डॉगस्टॉर्म जो कि मिंग ट्राइब को यहाँ पर लीड करके लेकर आया था, ये तो फिलहाल अकाज़ानाइन के साथ है। और हम बॉस यूगरो को भी देखते हैं जो कि सैमुराइज को लीड करते हुए इनके प्लान को सुनने के लिए इन्हें ज्वाइन करता है। मुझे काफी अच्छा लग रहा है जब तुम सभी लोग 20 सालों के बाद वापस आए हो, अपने साथ काफी ज्यादा ताकतवर लोगों को भी लेकर आए हो और मुझे पूरा भरोसा है हम काइडो और ओरोची दोनों की बैंड बचा के रख देंगे। और किनेमोन अपना प्लान सभी को बताने लगता है। ओनिगाशिमा का मैप बाहर निकालता है और इन सभी को दिखाने लगता है कि ओनिगाशिमा के अंदर एंटर होने का रास्ता बस सामने से है, लेकिन अगर हम लोग सामने के जरिए से अंदर जाने की कोशिश करते हैं वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स होंगे जो कि उस जगह को गार्ड कर रहे होंगे। उन सभी को हराकर अंदर जाना आसान तो है, लेकिन फिर सभी को मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन मेरे कुछ खुफिया सूत्रों से मुझे मालूम पड़ा है ये जो ब्लूप्रिंट है इसमें एक हिडन रास्ता भी है और वो है ओनिगाशिमा के पीछे का रास्ता। हम सभी लोग पीछे के रास्ते से ही अंदर जाएंगे और हम सभी लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड होकर ओनिगाशिमा के अंदर जाएंगे। एक टीम लेफ्ट की तरफ जाएगी और एक टीम राइट की तरफ से। तभी डेंजिरो कहने लगता है कि वाह क्या प्लान है, पर अब जरा अपना असली प्लान बताइए क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी स्पाई नहीं है। ये सुनकर किनेमोन की बोलती बंद हो जाती है। तभी लॉबी आ जाता है। नहीं है प्लान बुरा नहीं, हमें इतना तो मालूम ही है जब हम लोग अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ के सभी कार्ड्स इन सभी का मेन टारगेट अकाज़ानाइन होगा और जाहिर सी बात है वो सभी लोग इन सभी को ही टारगेट करेंगे। पर तभी हम 3 पायरेट कैप्टन्स मैदान में उतरकर इन सभी का ध्यान अपनी तरफ एकत्रित करेंगे। अकाज़ानाइन को पीछे के रास्ते से अंदर जाने के लिए एक डिकॉय की जरूरत पड़ेगी और फ्रंट के एंट्रेंस पर कुछ ऐसा हो कि सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाए और तब काम आएंगे हमारे ये 2 बेवकूफ लूफी और उस स्किड। वैसे भी इन दोनों को प्लान समझाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये दोनों अपनी ही मनमानी करेंगे। ये दोनों जिस टाइप के पायरेट्स हैं ये दोनों तो सीधा ही सामने वाली एंट्रेंस से ही जाने लगेंगे, यानी कि जारी का काम ये दोनों करेंगे। हालांकि ये दोनों काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी
ताकतवर हैं, तो बीस्ट पायरेट्स के बहुत सारे सोल्जर्स को ये लोग आसानी से मसल कर आगे बढ़ जाएंगे, जिसके चलते वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा भी क्रिएट हो जाएगा। और बस इसी का फायदा उठाकर मैं सभी आकाज़ानाइंस को अपनी सबमरीन के जरिए सीधा ओनिगाशिमा के पीछे लेकर चला जाऊंगा और फिर अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करते हुए मैं तुम सभी को उस जगह पर पहुंचा दूंगा जहाँ पर काइडो मौजूद होगा। और ये प्लान सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है और यहाँ पर लूफी और ये सभी लोग जिम्बे का स्वागत करने के लिए खाना और साके ढूंढने के लिए आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर इनका सामना बीस्ट पायरेट के बहुत सारे सोल्जर्स से हो रहा था, जो कि यहाँ पर एक गेट के पास पहरा देते हुए मस्त मजे कर रहे थे। तभी लूफी और इसकी शिप यहाँ पर पहुंच जाती है। ये सभी लोग देखते साथ ही लूफी की शिप पर हमला कर देते हैं, पर तभी जिम्बे अपनी कमाल की कारीगिरी दिखाते हुए शिप को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ देता है, जिस डायरेक्शन में कैनन से मुड़ ही नहीं सकती है और इन पर हमला भी नहीं हो पाता है। और हमारे मॉन्स्टर ट्रियो मैदान में उतर जाते हैं, यानी कि लूफी, जोरो और सांची, और आते साथ ही तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। और लूफी गोमो गोमुनो जेट पिस्टल का यूज करता है और कमाल की तबाही मचाता है। और जोरो एक सिंगल स्लैश अटैक से ही बहुत सारे लोगों को निपटा देता है और दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। अब ब्रूक भी मैदान में आ जाता है। अभी क्या हाल है, तो कैसे मरना चाहेंगे आप लोग? हाँ। और ब्रूक सोल सॉलिड बैंड्रोले नाम की एक अटैक का यूज करता है और आसपास की एरिया को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। रॉबिन, फ्रैंकी, सांची, चॉपर, ये सभी लोग अपने अपने अटैक्स परफॉर्म करके यहाँ पर धमाल मचाने लगते हैं। सॉरी गाइस, चॉपर नहीं है इसमें। चॉपर, नामी और उसॉप, ये तीनों फट्टू शिप के ऊपर से ही सारा नजारा देख रहे थे। क्या लगता है नामी, क्या ये लोग कुछ कर पाएंगे? क्या ये लोग हमारे जितने ताकतवर नहीं है, पर फिर भी मुझे पूरा भरोसा है ये लोग हार कर ही वापस आएंगे। और यहाँ पर किनेमोन सभी से कहने लगता है, अगर हमें ओनिगाशिमा के अंदर सेफली जाना है तो हमारे सामने सबसे बड़ी मुसीबत है ओनिगाशिमा से पहले पड़ने वाला ये टोरी गेट, जहाँ पर गार्ड्स होंगे। इनके पास बहुत सारे हथियार भी होंगे और हमें आसानी से अंदर चलने नहीं देंगे। और दूसरा डर ये है कि अगर इन लोगों ने हमें पहचान लिया तो कहीं ये हमारे बारे में रिपोर्ट ना कर दे। और गाइस, जैसे टोरी गेट की ये लोग अभी बात कर रहे थे, असल में लूफी और ये बाकी सभी लोग वहीं पर बवाल मचा रहे हैं। और तभी इन्हें तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो डेंजिरो बताने लगता है स्ट्रॉ हैट और बाकी सभी ने उस टोरी गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये सुनकर किनेमोन शॉक्ड रह जाता है और लॉ गुस्से में आ जाता है। ये बेवकूफ लूफी, ये तो हमारे प्लान को चौपट कर देगा। इसके मन में जो आता है वो करता है, हमेशा किसी की बात नहीं सुनता। और लूफी और इसकी पूरी टीम यहाँ पर साके वाके पी मजे कर रही होती है। और यहाँ पर ओनिगाशिमा के अंदर ओरोची कुड़ियों के साथ मजे कर रहा होता है। और यहाँ पर क्वीन की सटक चुकी थी क्योंकि इसे रेड बीन सूप बहुत ही ज्यादा पसंद है, पर अब क्योंकि बिग मॉम यहाँ पर आ चुकी है तो वो सारा का सारा रेड बीन सूप पी चुकी थी और बेचारी क्वीन के लिए कुछ भी नहीं बचता है। और तभी एक शेफ को पकड़कर कहने लगता है, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? जी जी सर जी, आप तो हमारी पार्टी की जान हैं। तो तुमने सही कहा, मेरी परफॉर्मेंस के बिना कोई भी पार्टी नहीं। मैं यहाँ का लीड परफॉर्मर हूँ, तो मुझे रेड बीन सूप पिलाओ। इसके बाद हम एक मिस्टीरियस से पर्सन को देखते हैं जिसका पूरा का पूरा गेटअप ओडिन के जैसा लग रहा था और यहाँ पर अपने हाथों की बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम काइडो को देखते हैं जो कि एक सोल्जर से कहता है कि बताओ आखिर मेरा बेटा कहाँ पर है, जिस पर ये कहने लगता है कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। पर तभी काइडो को पता चलता है कि जो टोबी रोपो है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। और अब काइडो को शक हो जाता है कि आखिर टोबी रोपो को यहाँ पर किसने इन्वाइट किया है, क्योंकि उन्हें तो मैंने गार्ड की ड्यूटी पर लगाया था। लेकिन यहाँ पर जब वो लोग आ ही चुके हैं तो ये डिसाइड करता है कि बिग मॉम के सामने इन्हें इंट्रोड्यूस करवाएगा। इसी के साथ हमें टोबी रोपो को दिखाया जाता है जहाँ पर इनकी एंट्री होते साथ ही जितने भी गार्ड्स थे जब इन सभी को देखते हैं तो इनका खून सूख जाता है। और बीस्ट पायरेट्स का सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग पर्सन यानी कि क्वीन समा परफॉर्मेंस के लिए आ जाता है और आते साथ ही बीस्ट पायरेट्स के बारे में सभी को बताने लगता है कि बीस्ट पायरेट्स में सबसे पहले आते हैं वेटर्स जो कि डेविल फ्रूट के मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद वो लोग आते हैं जिन्हें की प्लेजर्स कहा जाता है। इन सभी ने डेविल फ्रूट तो खाया पर इन्हें कोई पावर नहीं मिल पाई, इसी वजह से इन्हें प्लेजर्स कहा जाता है। और फिर आती है गिफ्टर्स की बारी, यानी कि जिन सभी को डेविल फ्रूट की ताकतें मिल चुकी हैं। इसी के साथ अब बारी आती है हेडलाइनर्स की। इनके पास डेविल फ्रूट की ताकत पर लोग बाकी के गिफ्टर्स से काफी ज्यादा स्पेशल हैं क्योंकि इनके अंडर में बहुत सारे गिफ्टर्स होते हैं जिन्हें ये लोग लीड करते हैं। जिसके बाद आती है टोपी रोबोस की बारी जो कि काइडो की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी है और इन सभी को सबसे ज्यादा स्पेशल ये बात बनाती है कि इनके बारे में आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं पता है, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड को काइडो के बारे में पता है, किंग, क्वीन और जैक के बारे में भी मालूम है, लेकिन इनके बारे में नहीं पता है। और इन सभी का एक मॉन्स्टर स्क्वाड भी है जिसे कि नंबर्स के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ऐसे ही करते करते इन सभी को बुलाकर इन्हें सम्मानित करता है। और इस दौरान जब ओरोची समा की सैमुराई और निंजा सोर्ड्स को बुलाता है तो यहाँ पर फुगुरो जाने से मना कर देता है। अब यहाँ पर हम टोपी रोपो के एक मेंबर को देखते हैं। इस लड़की का नाम है उल्टी और कहने लगती है कि तुम देख रहे हो ना कि कैसे क्वीन हम सभी का मजाक बना रहा है। अब इन सभी के बीच में डिस्कशन चलने लगती है कि क्या होगा अगर क्वीन आज मारा जाएगा, अगर वो मारा जाता है तो उसकी जगह कौन लेने वाला है। और ब्लैक मारिया ड्रेक की तरफ देख कर कहती है कि इसका दावेदार तो ये है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये बनना भी चाहता होगा, है ना। जिस पर एक्स ड्रेक मना कर देता है और बोलता है कि मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पर उज़हू नाम का बंदा कहने लगता है कि क्या बात है, चलो फिर हमारा मुकाबला थोड़ा सा कम हो गया। पेज 1, तुम तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो क्योंकि तुमसे सुबह मास्क तक संभाला नहीं गया, तो तुम तो बोलने के हकदार ही नहीं हो। इन सभी का मस्ती मजाक चल ही रहा होता है और यहाँ पर लूफी और ये सभी लोग जिम्बे का वेलकम करने के लिए साके कप को रेडी करते हैं। और जैसे ही लोग आपस में टॉस करने ही वाले थे कि तभी किनेमोन और उसकी पूरी आर्मी यहाँ पर आ जाती है और पूरी तरह से एक्साइटमेंट से भरी हुई है। और किनेमोन लूफी से कहने लगता है कि लूफी, तुमने इस टोरी गेट को डिस्ट्रॉय करके हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर दिया है। पर मैं ऐसे ही नहीं जाने देने वाले, माफ करना, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, लेकिन मैं पूरी टीम को लीड करते हुए ओनिगाशिमा जा रहा हूँ। और सभी सैमुराइज
भी जोश में भरे होते हैं। सभी ने अपनी तलवारों को बाहर निकाल दिया था और सभी लोग तेजी से ओनिगाशिमा की तरफ चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर लूफी जब इस नजारे को देखता है तो अचानक से अपना जो साकी कप है उसे नीचे रख देता है। तो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया, जब मैं काइडो को हरा दूंगा उसके बाद ही मैं किनेमोन और बाकी सभी के साथ मिलकर पार्टी करूंगा। अब ये बात सुननी ही थी कि पूरा का पूरा क्रू भी इसकी इस बात से एग्री करते हुए एक साथ उस कप को नीचे जमीन पर रख देते हैं और ये सभी लोग भी किनेमोन का साथ देने के लिए रवाना हो जाते हैं। और इसी दौरान किड और लूफी के बीच में दोबारा से कंपटीशन होना शुरू हो जाता है। दोनों जुबानी बहस करने लगते हैं कि नहीं, मैं काइडो को मारूंगा, मैं उसके सर को साथ लेकर जाऊंगा। और किनेमोन का भी प्लान बन चुका था। टेंजिरो और मैं 2 टीम्स में डिवाइड हो जाएंगे और हम लोग अलग अलग रास्ते से जाकर ओनिगाशिमा के पीछे वाले हिस्से में जाकर मिलेंगे और वहीं से हमारा अल्टीमेट प्लान शुरू होगा। अभी सभी लोग निकल पड़ते हैं और इनकी एक इमेजिनेशन भी होती है कि जब ये लोग ओनिगाशिमा के एंट्रेंस में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स तैनात होंगे और वहाँ पर जाकर ये लोग ये देखते हैं कि ये इलाका तो पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है भाई। यहाँ पर बस 3 नशे में धुत गार्ड्स मौजूद हैं जो कि नशे में कुछ बड़बड़ा रहे होते हैं। अब उसॉप अपने स्लीप ग्रास का यूज करते हुए इन तीनों को सुला देता है और अब ये लोग मैदान में उतर जाते हैं। और तभी बॉस ह्यूगरो अपने सैमुराइज से कहने लगता है कि एक बात को याद रखना, आज हम सभी लोग अपना बेस्ट देंगे और जी जान लगा देंगे कि आकाज़ानाइन के रास्ते को हम लोग क्लियर कर पाए और उन्हें कहीं भी बीच में ना रुकना पड़े। और सभी लोग कहने लगते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर आ तो गए हैं, पर अगर हमने हमारी शिप को कहीं पर छुपाया नहीं और किसी ने हमारी शिप्स को देख लिया तो वो जाकर काइडो और बाकी सभी को रिपोर्ट कर देंगे, जिसके चलते वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। अब ये बात सुननी ही थी कि तभी बाकी सारे सोल्जर्स एक एक करके सारी शिप्स को तोड़कर पानी में डुबो देते हैं। ये देखकर लूफी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो? अगर सिचुएशन तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होती है और अगर भागने की नौबत आ जाए तो भाई तुम लोग भागोगे कैसे? जिस पर किनेमोन एक कूल सी लाइन कहता है, लूफी, हमने इस दिन के लिए 20 सालों तक इंतजार किया और अब तो आर्या पार की लड़ाई होकर रहेगी। या तो हम लोग यहाँ पर जीतेंगे या फिर हम सभी लोग मारे जाएंगे। अब पीछे मुड़कर या भाग कर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। और इनकी इस विल पावर और डेडिकेशन को देखकर लूफी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है और दुश्मनों के बीच में ढलने के लिए किनेमोन अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करता है और इन सभी के गेटअप्स को चेंज कर देता है और ये सभी लोग अब बीस्ट पायरेट्स के ही मेंबर्स लग रहे होते हैं। हालांकि लूफी और किड को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है क्योंकि भाई ये लोग खुद ही कैप्टन है तो इन्हें अपने स्टाइल में ही रहना पसंद है। अभी सभी लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पर ओरोची काफी ज्यादा खुश होता है। इसे ऐसा लग रहा था कि इसने आकाज़ानाइन और उन सभी के सारे प्लान्स को बर्बाद कर दिया है और सोच रहा होता है कि अब तक तो वो सभी लोग पानी में डूबकर मर चुके होंगे। इस दौरान किनेमोन यहाँ पर आधे सोल्जर्स को लेकर ईस्ट साइड से रवाना हो जाता है और बाकी सभी सोल्जर्स को टेंजिरो लीड करते हुए साउथ की तरफ से रवाना हो जाता है और बाकी के आकाज़ानाइन के मेंबर्स को लेकर लॉ सीधा ओनिगाशिमा के पीछे पहुंचने लगता है जहाँ पर ये सभी लोग मिलने वाले हैं और वहीं से अपने काम को अंजाम देगा। और यहाँ पर किड अकेले ही अपने क्रू को लेकर आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर लूफी इसे रोकने के लिए जाता है और लूफी को रोकने के लिए इसके पीछे जोरो निकल पड़ता है। यानी कि जोरो और लूफी अपने क्रू से अलग होकर अलग ही रास्ते पर निकल पड़े हैं। हमेशा की तरह ये दोनों अपनी ही मनमानी करते रहते हैं और मरीन के अंदर हम कीको और कावामात्सु को देखते हैं। कीको को लूफी की फिक्र हो रही होती है क्योंकि इसकी पूरी की पूरी जो टीम है सीधा काइडो की अड्डे की तरफ अकेले आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे डर है उन्हें कुछ हो ना जाए। चिंता मत करो, भले ही वो बेवकूफ हो लेकिन बेवकूफ लोग इतनी आसानी से मारे नहीं जाते हैं। और कांजिरो एक अंडरग्राउंड पैसेज के जरिए से ओरोची के पास जाने की कोशिश कर रहा था पर इसे सही रास्ता नहीं मिलता है और इस दौरान मोमो के हाथ में एक छोटा सा डैगर लग जाता है और यहाँ पर लूफी किड का पीछा करते हुए पार्टी के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर माहौल बिल्कुल सेट था। पर लूफी को ढूंढते ढूंढते जोरो खुद ही भटक जाता है और यहाँ पर फ्रैंकी का हम एक नया इन्वेंशन देखते हैं जिसे कि ये ब्लैक राइनो का नाम देता है और एक टैंक को भी बाहर निकालता है जिसका कमांडर है अपना चॉपर। इसके अंदर स्नाइपर की भी एक पोजीशन होती है जहाँ पर उस सब बैठा हुआ है और फ्रैंकी जिम्बे से पूछने लगता है, वैसे जिम्बे बाजी, ये लूफी कहाँ पर है? असल में जब तुम सभी लोग ये सब कर रहे थे तो लूफी किड को रोकने के लिए अंदर की तरफ चला गया था। ये सुनकर सांजी, चॉपर, उसॉप और नामी इनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बस हमारी सारी प्लानिंग खराब हो गया काम, ऐसे तो हमने बजा दी। ओरोची और काइडो की बैंड चारों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जिम्बे आगे बताता है कि जोरो लूफी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है पर उसका तो खुद का जीपीएस ही खराब है, वो कैसे ढूंढेगा? और सुनना ही था कि सांजी अपना सर पकड़ लेता है। बस खेल खत्म हो गया, हल्की सी नजर का घुमाओ। ये लोग निकल पड़ते हैं अपनी मनमानी करने। अब नामी और ये सभी लोग टैंक के अंदर बैठ जाते हैं और ब्रूक निकल पड़ता है फ्रैंकी के साथ। ये लोग आगे बढ़ते हैं और जिम्बे और रॉबिन पैदल ही आगे की तरफ जाने लगते हैं और इस दौरान हम इनके पीछे उसी मास्टरमैन वाले बंदे को देखते हैं जो कि इन्हें फॉलो कर रहा था और यही है काइडो का बेटा। इस दौरान हम जोरो को देखते हैं, इसके सामने कुछ लोग पी रहे होते हैं और जोरो को भी जबरदस्ती पिला रहे थे। जरा इस आके को तो देखा, इसका टेस्ट कितना बढ़िया है। जरा पीकर देख इसे, हरे बाल वाले, कोई 20 उठाने वाले तो इसे कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अरे भाई उनकी बात छोड़ो, वो जी है हमारे, इससे हमें क्या, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर जोरो की सटक जाती है और उन लोगों को याद करते हुए सीधा अपने मग को पकड़ता है और इसके मुंह में ठूस देता है। अच्छा तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? हाँ? और यहाँ पर लूफी को भी कुछ सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और इसे खाना ऑफर करते हैं। क्या बात है खाना? हाँ। और लूफी भी मजे से टूट पड़ता है। पर तभी एक सोल्जर कहने लगता है कि खाओ खाओ, हमारे पास खाने की कोई भी कमी नहीं है, ये तो अभी अभी फार्म हाउस से आया है। और जैसे ही पैराडाइज फार्म यानी कि फार्म हाउस का नाम लूफी सुनता है तो इसे ओथामा की याद आ जाती है कि कैसे ओथामा को पीने के लिए साफ पानी तक नसीब नहीं होता है और यहाँ पर ये लोग मजे से खा रहे हैं। लूफी इस खाने को छोड़ देता है और रेड बीन सूप को लूफी पर फेंक देते हैं और पूरा का पूरा रेड बीन सूप बर्बाद कर देते हैं। लूफी को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पर लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, वानों में लोग भूखे मर रहे हैं और यहाँ पर ये लोग खाने को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ पर टोबी रोपो को बताया जाता है कि काइडो सामा तुम सभी को बुला रहे हैं और ये सभी लोग निकल पड़ते हैं काइडो से मिलने के लिए। पर वहाँ पर जाकर इन्हें मालूम पड़ता है कि असल में यहाँ
यहाँ पर इन्हें किंग ने बुलाया है। अगर मैं तुम्हें ये बताता कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है तो तुम लोग कभी भी नहीं आते, स्पेशली हुजू और सासकी, तुम तो कभी भी नहीं। अभी सुनकर इन दोनों को गुस्सा आ जाता है और किंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर इस दौरान काइडो सभी को चुप कराते हुए कहता है कि टोबिरोपो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए मेरे बेटे को ढूंढो, वो कहीं पर गुम हो गया है और मिल नहीं रहा, और तुम सभी में से जो भी इस काम को अंजाम देगा वो क्वालिफाइड होगा ऑल स्टार्स में से किसी एक को चैलेंज करने के लिए। और हुजू और सासकी जो कि किंग को चैलेंज करना चाहते थे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और यहाँ पर हम लूफी और जोरो को देखते हैं, दोनों का दिमाग सटक चुका था ये देख कर कि ये सभी लोग कैसे खाना बर्बाद कर रहे हैं। अब लूफी सबसे पहले रेड बीन सूप को पीता है, अपनी ताकत को बढ़ाता है और थर्ड गियर को एक्टिवेट करते हुए एक जोरदार पंच इनके ऊपर चढ़ देता है। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जोरो इसे देखकर समझ जाता है कि लूफी इसे कहाँ मिलने वाला है। ये देखकर किड भी शॉक्ड था और कहने लगता है कि चलो अच्छा ही हुआ, यहाँ पर ये लोग सभी का ध्यान अट्रैक्ट करेंगे और हम चुपके से अंदर घुस जाएंगे। और जोरो लूफी को ढूंढने के लिए अपनी एनमा को बाहर निकालता है और अपने सामने मौजूद एक बड़ी सी बिल्डिंग को बिल्कुल मक्खन की तरह काट देता है। और यहाँ पर लूफी से जब जोरो को पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर खाने को बर्बाद कर रहे हैं तो इसे भी गुस्सा आता है और सभी लोग इन पर टूट पड़ते हैं। पर ये दोनों भी हंगामा मचा देते हैं। और यहाँ पर हम स्क्रैचमैन अप्पो को भी देखते हैं और जब वो ये देखता है तो लूफी और जोरो को देखते साथ ही पहचान जाता है ये लोग स्ट्रॉ हेड पायरेट्स हैं। और जब क्वीन को इस बात के बारे में पता चलता है तो इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और इमीडिएटली अनाउंस करने लगता है कि जो कोई भी लूफी और जोरो को पकड़ कर लेकर आएगा हम उसे डायरेक्टली टोबिरोपो के अंदर शामिल कर लेंगे। ये सुनकर सभी लोग पागल ही हो जाते हैं और लूफी और जोरो पर टूट पड़ते हैं। और तभी किड रुक जाता है क्योंकि इसके कानों में अप्पो की आवाज सुनाई देती है और इसे याद आ जाता है कि कैसे अप्पो के साथ इसने अलायंस बनाया था, इस पर भरोसा जताया था, पर काइडो के साथ मिलकर इसने मुझे धोखा दिया। और अब काइडो को छोड़कर इस अप्पो के पीछे पड़ जाता है क्योंकि इसे सबसे पहले इससे बदला लेना था। और यहाँ पर जब लूफी और जोरो का सामना अप्पो से होता है तो इसके डेविल फ्रूट की ताकत के चलते इनके लिए लड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बंदा अपने साउंड वेव के जरिए से लूफी पर बहुत सारे हमले कर देता है। लूफी पर एक इनविजिबल पंच भी पड़ता है और जोरो के ऊपर एक इनविजिबल स्क्रैच अटैक पड़ता है जिसके चलते इसकी चेस्ट पर एक बहुत बड़ा स्क्रैच पड़ जाता है।